Hello, y'all. This is Mahesh Kumar, and I once again welcome you back to your own YouTube channel that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में स्टडी कर रहे थे हिस्ट्री स्पेशली यूपीपीईटी एग्जाम जो है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें महात्मा बुद्ध तक हम आ गए थे। आज उसके आगे स्टार्ट करेंगे। महात्मा बुद्ध के साथ ही लगभग महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसीई में, एक्चुअल अगर हम बात करें तो। और इन्होंने जैन धर्म चलाया। ओके, हालांकि जैन धर्म के इससे पहले भी कुछ तीर्थंकर हो चुके थे। 23 तीर्थंकर पहले माना जाता है कि हो चुके थे। ओके, और ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ओके, जो इस धर्म के प्रतिपादक या पहले जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभ माने जाते हैं, ऋषभ। और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म की भी अगर हम शिक्षाओं पे ध्यान दें तो लगभग लगभग बौद्ध धर्म से मिलती जुलती शिक्षा है। बौद्ध धर्म की तरह ही ये भी अनिश्वरवादी है, ये भी आत्मा में विश्वास नहीं करता। ओके, और मानते हैं कि ये पुनर्जन्म जैसी चीज होती है। सॉरी, विश्वास करता है, क्योंकि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो दोनों आत्मा में विश्वास रखते हैं। ओके, और ये लेकिन भगवान में विश्वास नहीं रखते। दोनों ही अनिश्वरवादी धर्म है। और इन्होंने जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उन पे जोर दिया, जो व्यवहारिक चीजें हैं उन पे जोर दिया, जैसे कि बौद्ध धर्म में दिया गया। इसमें जैसे कि कैवल्य, जैसे वहां महापरिनिर्वाण प्राप्त करना जरूरी माना गया, वैसे ही यहाँ पे कैवल्य प्राप्त करना जो जीवन का उद्देश्य माना जाता है। और कैवल्य प्राप्ति के लिए 3 रत्न इन्होंने कहा कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए। एक तो अगर आपको कैवल्य चाहिए, परम ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए त्रिरत्न को फॉलो करना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक आपको ध्यान लगाना चाहिए, और सम्यक चरित्र। ओके, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र व सम्यक दर्शन। ओके, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इन 3 चीजों पे जोर दिया गया है। इनका जन्म जैसे हमने कहा 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि इस समय के बिहार में है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ओके, वर्धमान। इनके जो पहले शिष्य, पहले विरोधी माने जाते हैं, वो जामाली माने जाते हैं, जो कि इनके दामाद भी थे। ओके, इनके दामाद भी थे। ये 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा था तपस्या करने के लिए। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में त्यागा था, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में। इनको 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम वहां रिपीट करें, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी, यानी 6 वर्ष की तपस्या के बाद। और जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति जम्बिग्राम में हुई। जम्बिग्राम जो कि रिजुपालिका नदी के किनारे स्थित है। ओके, रिजुपालिका नदी के किनारे ये स्थित है। ओके, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने फिर जो अपना पहला उपदेश दिया विपुलांचल पहाड़ी पे दिया। विपुलांचल पहाड़ी पे इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था, सारनाथ में। ओके, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। ऐसे ही इन्होंने विपुलांचल पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया। इनके जीवन का अंत जो हुआ वो पावापुरी में हुआ 72 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। ओके, इसके अलावा अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ जो मेन चीजें हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पे पूछा जाता है, सल्लेखना या संथारा। ओके, इस पॉइंट पे पूछा जाता है। तो सल्लेखना या संथारा क्या है? सल्लेखना या संथारा और कुछ नहीं, बल्कि जब भी कभी जैन धर्म में, मतलब अब तो इस पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पहले ऐसा था कि किसी को अगर जीवन का अपने अंत करना होता था, जैसे कि एज काफी हो चुकी है, या बीमारी है, या कोई अपने शरीर का त्याग करना चाहता है, तो वो अन्न पानी छोड़ दिया करता था। ओके, अन्न पानी का त्याग कर दिया करता था, और इस तरह से धीरे धीरे उसका शरीर वीक होता जाता था, और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती थी। यही जो प्रथा थी, ये जो तरीका था प्राण त्यागने का, यही गृह त्याग कहलाता है। तो यही संलेखना या संथारा कहलाता है। ओके,
अगर हम महावीर स्वामी से जुड़ी कुछ और चीजें देखें तो महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनको कैवलिन भी कहा जाता है। इनका एक नाम उपनाम जो है वो कैवलिन भी मिलता है। इसके अलावा एक नाम इनका उपनाम जिन भी मिलता है। ओके, जिन, जिन उपनाम भी इनका मिलता है, जो कहीं ना कहीं लगभग ज्ञान से ही मिलता जुलता है। ओके, जिन उपनाम इनका मिलता है। इसके अलावा इनको अरहत भी कहा जाता है। अरहत यानी जो पूज्य हो, और निर्ग्रंथ यानी जो बंधन रहित हो, जिसको बांधा ना जा सके, वो निर्ग्रंथ। अगर हम इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम शोधा था, और इनकी एक पुत्री थी। जैसे महात्मा बुद्ध के पुत्र था राहुल नाम था उसका, वैसे इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट जैन धर्म एंड महावीर स्वामी। अब आगे देखते हैं, चलिए हिस्ट्री का जो दूसरा पड़ाव आता है, अगला पड़ाव आता है, वो आता है मौर्य काल। देखिए भारत के इतिहास में जो अगर हम प्राचीन हिस्ट्री की बात करें स्पेशली, तो कुछ ही जो फेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जिनके बारे में हमें अच्छी और प्रमाणित जानकारी भी है ना। तो वैसे ही एक मौर्य काल भी है, और मौर्य काल के बारे में जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो खुद अशोक के शिलालेख हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेन राइटर्स जो हैं या फॉरेन ट्रेवलर्स, उनसे भी हमें काफ़ी प्रमाणित जानकारी मिलती है। ओके, तो मौर्य काल की अगर हम बात करें, मौर्य काल में जो आपका पूछा गया है वो सिर्फ अशोक के बारे में पूछा गया है। सिर्फ एक ही किंग को आपको कवर करना है, एंड दैट इज अशोक। ओके, तो मौर्य काल अगर हम बात करें, मौर्य काल से एक तरह से आपकी जो इंडिया की जो स्ट्रक्चरल हिस्ट्री है वो शुरू होती है। मतलब किसी तरह का जो ये बिल्डिंग्स वगैरह की जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो रिमेन्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जाहिर सी बात है, फिर से जो प्रचुर मात्रा में भी मिलते हैं और बहुत ही अच्छे नमूने हैं उस समय की आर्ट के, वो नो डाउट अशोक के पिलर्स हैं। ओके, जिनमें से एक पिलर को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी लिया गया, इसीलिए आपके लिए कहीं ना कहीं अशोक के बारे में जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मौर्य काल की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त मौर्य से मानी जाती है, जिन्होंने 322-23 के समथिंग घनानंद को हरा करके मौर्य काल की स्टैब्लिशमेंट की थी। उनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर उनके बेटे बिंदुसार हुए। उन्होंने भी साम्राज्य को काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रखा और साथ साथ थोड़ा बहुत विस्तार भी किया। इसके अलावा उनकी जो मेन अचीवमेंट मानी जाती है वो मानी जाती है कि उन्होंने कुछ सीरिया वगैरह से कुछ दूत भेज करके कुछ चीज़ें मांगी थी, जैसे कि अंजीर, सूखे अंजीर, शराब मांगी थी, और एक फिलोसफर मांगा था। असल में वो जो एरिया था उस समय अपने फिलोसफी के लिए बहुत फेमस था, तो इसलिए ये 3 चीज़ें मांगी थी उन्होंने। शराब और अंजीर तो भेज दी थी, लेकिन फिलोसफर को ये कह करके मना कर दिया जाता था कि हमारे यहाँ इंसानों को गिफ्ट में लेने देने की कोई प्रथा नहीं है। ओके, तो बिंदुसार के बेटे ही जो हुए वो अशोक हुए, और अशोक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही महान हस्ती हैं, है ना। ऐसे ही नहीं उनको महान कहा जाता, स्पेशली जो इनके जो दूसरी चीज़ें हैं उसके उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इनके बारे में ये चीज़ है कि इन्होंने उस समय पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी अपनाई, जिस समय की पब्लिक वेलफेयर को कोई जानता समझता ही नहीं था, है ना। जो शासन तंत्र का कभी हिस्सा ही नहीं था, शायद ही वर्ल्ड के किसी हिस्से में पब्लिक वेलफेयर पे जोर दिया जाता हो, राजशाही के उस दौर में वो भी, है ना, जिस समय की अशोक ने शासन किया। और उनको बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को इन्फोर्स भी किया। सिर्फ बनाया ही नहीं, डिजाइन ही नहीं किया, बल्कि इन्फोर्समेंट किया उसका, जैसे कि हम आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले कुछ तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं। मौर्य काल के बाद की अगर हम बात करें या मौर्य काल से पहले की बात करें, तो मौर्य काल से पहले असल में भारत पे कुछ हमले हुए जिनके बारे में पूछा जाता रहा है ना। तो भारत पे अगर हम पहले रजिस्टर्ड हमले की बात करें तो दारा के द्वारा किया गया, जो कि पर्शिया का राजा था, डेरियस। इंग्लिश में उसका नाम डेरियस मिलता है, डेरियस फर्स्ट, और हिंदी में दारा। ओके, इसी का एक बेटा था जरक्सिस, जरक्सिस जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, अगर आपने देखी हो, 300 मूवी है एक, तो उसमें जरक्सिस जो है वही अटैक करता है यूनान पे,
और वहां स्पार्टा से उसकी लड़ाई दिखाई गई है। ओके, तो जरक्सिस इसी का बेटा था। अगर आप हिस्ट्री हिंदी में पढ़ेंगे तो जरक्सिस का नाम आपको क्षैरयांश मिलेगा। और इस तरह से पहला अटैक जो किया पारसियों ने किया हमारे ऊपर, और दूसरा अटैक जो था यूनानियों ने किया, है ना, यूनानी अलेक्जेंडर आया था, दूसरा अटैक उसका माना जाता है। और तीसरा जो शक्ति थी, जो विदेशी शक्ति जिसने कि हम पे हमला किया, देवर शकाज। ओके, शका लोग थे वो। और फिर पर्थियंस आए, पहलव्स इनका नाम मिलता है हिंदी में, और इसके बाद कुषाण जो कि बेसिकली चाइना से थे। ओके, जैसे कनिष्क। तो ये क्रम था। अगर हम भारत पे हमलों की बात करें तो सबसे पहले पारसीज आए, फिर यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पार्थियंस, पार्थियंस यानी पहलव, और फिर कुषाण। ओके, अशोक, अशोक के बारे में भी अगर हम बात करें तो अशोक के बारे में जानकारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिका। इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, और मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने बहुत अच्छे से जानकारी लिखी थी। हालांकि जो इंडिका के अब जो अवशेष मिलते हैं, इंडिका अपने आप में अब कहीं पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो उस समय के बड़े बड़े राइटर्स थे तो उन्होंने, कई सारे लोगों ने इंडिका में जो चीज़ें दी गई हैं, जानकारी जो इंडिया के बारे में दी गई है, उनको कोट किया है। ओके, तो उसी से हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज और उसकी इंडिका के बारे में, और उसके द्वारा मिलती है इंडिया के बारे में। ओके, तो इसके साथ ही जो कई सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, वो इसमें जानकारी दे रखी है, बहुत ही अच्छे से दे रखी है। ओके, इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ उस समय भी सती प्रथा थी। इंडिका में बताया गया है कि हमारे यहाँ उस समय भी सती प्रथा थी, लेकिन दास प्रथा नहीं थी। ओके, इंडिका में कहा गया कि सती प्रथा थी लेकिन दास प्रथा नहीं थी। हालांकि दास प्रथा भी हमारे यहाँ उस समय थी। ओके, जैसा कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है किताब, उसमें दे रखा है, उन्होंने दासों के कई सारे प्रकार बताए हैं। तो इस तरह से दास प्रथा हमारे यहाँ थी, लेकिन असल में है क्या कि जो मेगास्थनीज थे ये यूनान के थे, और वहाँ दास प्रथा जो थी बहुत ही एक्यूट टाइप की होती थी, बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार दासों के साथ किया जाता था। जबकि हमारे यहाँ जो दास प्रथा थी वहाँ ऐसी अमानवीयता नहीं थी। इसीलिए शायद मेगास्थनीज ने उन लोगों को दास समझा ही ना हो, क्योंकि उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उसे लगा कि नहीं, ये तो दास नहीं है, ऐसी कंडीशन, मतलब इतने आराम से दास नहीं रह सकते, इतनी बेटर कंडीशंस में दास नहीं रह सकते। ओके, तो इसीलिए उसने स्लेवरी सिस्टम या दास प्रथा को इंडिया में होने से मना किया, हालांकि वो रही थी। ओके, अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका की माँ का नाम सुभद्रांगी था। ओके, अशोका की माँ का नाम सुभद्रांगी था और पिता का नाम बिंदुसार था। इनका, अशोका का एक और नाम चंड अशोक मिलता है। चंड मतलब जो बहुत ही गुस्से वाला हो। तो और इनको इसीलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि अपने युवावस्था के दौर में ये बहुत ही गुस्से वाले थे और अपनी क्रूरता के लिए फेमस थे। ओके, अपनी क्रूरता के लिए फेमस थे। माना जाता है कि जब ये इनको एक विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा गया उत्तर की साइड में, तो वहां इन्होंने बुरी तरह से उन लोगों को, विद्रोहियों को बुरी तरह से दबाया, मतलब फिनिश किया। और मारने के, ये माना जाता है कि मारने के नए से नए तरीके खोजे इन्होंने, ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए लोगों को मारने के, उनकी जान लेने के, कि ये इनको एक अलग सा नाम चंड अशोक दे दिया गया। ओके, अगर हम इनके जीवन की और जो मेन मेन घटना है अगर उनकी बात करें तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है कलिंग आक्रमण। ओके, कलिंग आक्रमण अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है, एक ऐसी घटना जिसने कि पूरी जो हिस्ट्री थी, अशोक का जो जीवन था, है ना, उसको पूरी तरह से बदल दिया। अशोक के जो शासन का जो तरीका था, अशोक का जो प्रशासन का तरीका था, देश को चलाने का तरीका था, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। ओके, कलिंग आक्रमण का जैसे कि आपने सुना ही होगा, उसमें बहुत हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग गायब हो गए, है ना, गुमशुदा हो गए, और लाखों लोग ही घायल भी हुए। तो इस बर्बादी को देख करके, इतनी बड़ी मात्रा में हताहतों की संख्या को देख करके
अशोक का दिल खुद भी पिघल गया और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा, ये माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक को बहुत ही खराब लगा और वहां से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से कोई युद्ध नहीं होगा। हालांकि जो अधिकतर हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, नेचुरल ज्योग्राफिक जो बाउंड्रीज थी, अफगानिस्तान से लेकर के, अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर से लेकर के और इधर बांग्लादेश तक, उधर हिमालय से लेकर के इधर समुद्रों तक, है ना, तो वो सब में तो ऑलरेडी अशोक का साम्राज्य स्टैब्लिश हो चुका था। तो अब वो हमले करके कहाँ जाएगा? इतना बड़ा साम्राज्य ही उस समय बहुत था, है ना। ये माना जाता है कि अशोक के पास जितना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य तो अंग्रेजों के अंडर में भी नहीं था। तो आप लगा सकते हैं कि उस समय इतने बड़े साम्राज्य को संभालना यही कम बड़ी बात नहीं थी। तो अब युद्ध करेगा भी तो करेगा किससे, है ना। हालांकि और दूसरी चीज ये भी है कि आप अगर तलवार छोड़ देंगे, आप अगर मान लीजिए पूरी तरह से हिंसा को त्याग देंगे, तो शायद ही शासन प्रशासन चला पाए। ओके, तो ये फैक्ट माना जाता है कि बस उसने जो था नए देश जीतने की कोशिश नहीं की इसके बाद, लेकिन ऐसा कि पूरी तरह से उसने हथियार छोड़ दिए, ऐसा कुछ डाउटफुल सा लगता है। ओके, तो कलिंग आक्रमण 261 बीसी में इसने किया। इसके बारे में जानकारी के जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो इसके एडिक्ट्स हैं। ओके, इसके एडिक्ट्स हैं, जो लेख हैं जो तरह तरह से मिले हैं, है ना। इसने बड़े बड़े शिलालेख लिखा है, लघु शिलालेख लिखा है, इसी तरह से बड़े बड़े पिलर्स पे भी लेख लिखा है इसने, और स्मॉल पिलर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ गुफाएं, जैसे बराबर की गुफाएं थी, वो इसने दान की थी आजीविक संप्रदाय के लोगों को। ओके, लोमस और आपकी सुदामा गुफा। तो इस तरह से कई सारे सोर्सेज हैं जो इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके ही ऐसे ही एक एडिक्ट को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ओके, ब्राह्मी लिपि में वो लिखा हुआ था और उसको जेम्स प्रिंसेप ने किया था, पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप जो थे बेसिकली वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मिंट थी उसके कर्मचारी थे, जहाँ सिक्के वगैरह ढाले जाते थे, उसके कर्मचारी थे। और इन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। यानी 1837 से पहले अशोक के बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। ओके, अशोक के बारे में 1837 से पहले हमें अधिकतर लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले हमें जेम्स प्रिंसेप ने ये बताया, और उसी के जो द्वारा पढ़े हुए हैं हमारे एडिक्ट से, उसी में जो है जो देवनाम पिय नाम मिलता है उसको बताया है कि ये देवनाम पिय और कोई नहीं बल्कि अशोक है। ओके, सांची व सारनाथ के स्तूप इन्होंने बनवाए। सांची व सारनाथ के स्तूप बनवाए जो शुरुआती स्तूप हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ओके, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ये कहा जाता है। ये माना जाता है कि भगवान महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे, उनके मतलब जो राख वगैरह थी, उसको उन्होंने 84,000 जगह पे थोड़ा थोड़ा बांटा था, और उन 84,000 कलशों को फिर अलग अलग जगह रखवा करके वहाँ जो था वो स्तूपों का निर्माण करवाया था। ओके, लेकिन कम से कम हमारे पास ये तो सबूत है कि इन्होंने कई सारे स्तूप बनवाए थे, जिसमें सांची और सारनाथ के स्तूप मुख्य हैं और अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। ओके, इनके समय के कुछ जो प्रमुख टेक्स्ट थे वो था प्रणय, हिरण्य और भाग। ओके, प्रणय, हिरण्य और भाग सॉरी। प्रणय जो था ये एक तरह का इमरजेंसी टेक्स्ट था। ओके, किसी क्षेत्र से होकर के अगर आर्मी निकलती थी तो वहां के लोगों से जनरली ये टैक्स लिया जाता था। प्रणय यानी इमरजेंसी में लिया जाने वाला टैक्स, जब भी इनको लगता था कि नहीं थोड़ा फंड की कमी हो रही है, ऐसा हो सकता है कि फंड कहीं कम पड़ जाए मैनेजमेंट में, तो इसलिए प्रणय टैक्स लगाया जाता था। हिरण्य टैक्स जो था ये एक तरह का कैश टैक्स था, पूरी तरह से कैश में वसूला जाता था। और भाग एक जनरल टैक्स था जो कि जनरली 1/4 के आसपास इसकी दर रहती थी, 1/3 या 1/4, अलग अलग जगह पे कई बार अलग अलग मिलता है, क्योंकि जो भूमि की जो उपज थी उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स लगाया जाता था।
इनका जो पहला वृहत शिलालेख है, पहला वृहत शिलालेख जो है, उससे हमें पता चलता है कि पशु हत्या पे इन्होंने मना कर दिया था। ओके, उसमें साफ साफ लिखा है कि आज से किसी भी तरह के पशु की हत्या खाने के लिए नहीं की जाएगी। ओके, और शाही रसोई में भी सिर्फ एक हिरन और 2 मोर बनाए जाएंगे, बाकी आम आदमी कोई पशु हत्या नहीं करेगा इस खाने के लिए। ओके, और ये भी कहा गया है कि ये जो एक हिरन और 2 मोर जो हैं शाही रसोई में जो अभी बन रहे हैं, ये भी कुछ दिनों के बाद बंद कर दिए जाएंगे। ओके, वो भी कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस तरह से ये भारत में नॉन वेज को बंद करने वाले जो थे, ऑफिशियली उस पर बैन लगाने वाले फर्स्ट पर्सन थे। ओके, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड इन इंडिया। और ये माना जाता है कि आगे चल करके जो भारत में नॉन वेज को खाना कम होता गया या एक तरह से टैबू होता गया, उसके पीछे अशोक एक बहुत बड़ा कारण थे। ओके, ऐसे ही जो इनका सेकंड शिलालेख है, सेकंड शिलालेख में ये बताते हैं कि इनके साम्राज्य के जो साउथ मोस्ट सदर्न पॉइंट है, जो इस समय का लगभग लोअर कर्नाटका का आसपास का एरिया था, तो उससे लगते हुए चोल, चेर आदि लोग हैं। इसके अलावा वहाँ सत्यपुत्र भी इसने बताए थे इसमें। ओके, और इसके अलावा सेकंड अभिलेख में ही धम्म संबंधी दिशा निर्देश भी हैं। ओके, देखिए यहाँ धम्म को आप स्पेशली बौद्ध धर्म से जोड़ करके मत देखिएगा। जो लेटेस्ट जो हमारे बहुत सारे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि धम्म जो है, यहाँ पे जो अशोक का धम्म है, वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म से मिलता जुलता आप कह सकते हैं, उसका एक सिंथेसिस कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बौद्ध धर्म या उसके सिद्धांत नहीं है। ओके, बल्कि धम्म जो है, जैसे कि एक हिंदू माइथोलॉजी में एक जो बात बात पे धर्म की बात कही जाती है, धर्म से मतलब वहां सिर्फ कोई पूजा पाठ की तरीके से नहीं है, बल्कि धर्म से मतलब है सही काम करने से। ओके, जो सोशली मोरली अच्छी चीजें हैं, अच्छे काम हैं, वो सब धर्म है। तो वैसे ही कुछ अशोक ने सारे जो ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि बड़े बूढ़ों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, शादी ब्याह पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च मत करो। ओके, इंटरकास्ट भी अपना लेन देन रखो। ओके, दीन दुखियों की सेवा करो, और इस तरह से मतलब अच्छे काम करो। बहुत ज्यादा शराब वगैरह का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कुल मिला के एक अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देता है, एंड दैट इज धम्म। ओके, वही धम्म है। तो जो जैसे कि मैंने कहा कि जो हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें जो धर्म कहा जाता है लगभग उसके ही ज्यादा करीब लगता है, और बौद्ध धर्म से जोड़ करके ना ही देखें तो बेटर है। ओके, ऐसे ही जो इनका फिफ्थ शिलालेख है, उसमें ये धम्म महामात्य की बात करते हैं कि धम्म महामात्य नियुक्त किए जाएंगे। ये धम्म महामात्य जो थे कोई और नहीं थे, बल्कि जो धम्म था उससे जुड़े हुए ही लोग थे। मतलब जनता धम्म के रास्ते पे चल रही है नहीं, ओके, उसको चेक करने वाले अधिकारी थे। लगभग ऐसे ही अधिकारी बाद में नियुक्त किए जाते हैं औरंगजेब के द्वारा। आगे हम देखेंगे औरंगजेब ने भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए थे जिनको कि उसने महोत्सव नाम दिया था, जो कि पब्लिक में मोरालिटी को ही चेक करते थे, वो सही से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, इसको चेक करते थे। ओके, इन्हीं का जो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, व्रत शिलालेख है, उसमें जानकारी मिलती है कलिंग आक्रमण की। ओके, जो कलिंग का आक्रमण है उसके बारे में जानकारी जो मिलती है इनके 13th रॉक एडिक्ट से मिलती है। ओके, इसके अलावा जो इनके जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है वो है उत्तरापथ। उत्तरापथ क्या था? उत्तरापथ जो थी एक रोड थी जो कि बांग्लादेश के लगभग सुनार गांव से होती हुई और पेशावर तक जाती थी। ओके, और ये माना जाता है वैसे तो कि उसकी जो ब्रांचिंग थी वो अफगानिस्तान तक में थी, है ना, उसकी ब्रांचिंग अफगानिस्तान तक थी, और एक ब्रांच ऐसे ही सिंधु नदी तक जाती थी, क्योंकि सिंधु नदी व्यापार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड थी उत्तरापथ। इसी उत्तरापथ के ही बारे में जो है बाद में आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने इसी उत्तरापथ का जो था पुनर्निर्माण कराया था, और उसने इसको नया नाम दिया था। ओके,
उसने इसको शेरशाह मार्ग का नाम दिया था। ओके, शेरशाह मार्ग। और इसके बाद फिर लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे 1842 के समथिंग, 1840s में, तो उन्होंने इसको एक नया नाम दिया एंड दैट वाज जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, तो ट्रंक भी शायद इसलिए बोला होगा कि अगर आप इसकी शेप देखेंगे ऊपर से पेशावर से और इधर सोनारगांव बांग्लादेश तक, तो एक तरह से जैसे हाथी का सूंड होता है, ऑलमोस्ट इस तरह की शेप आती है, तो इसीलिए इसको ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया था। ओके, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इवेंट मौर्य काल की मानी जाती है और मौर्य काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी देती है वो अर्थशास्त्र है। इससे वहाँ के शासन प्रशासन और जो भी प्रिवेलिंग कंडीशंस थी उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र जो लिखी है कौटिल्य ने लिखी है। ओके, इसके अलावा पाणिनि एक विद्वान हुए, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है उस समय को जानने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए इससे नेक्स्ट पॉइंट पर आने से पहले एक बार फिर से हम अशोक के बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। देखिए, उसकी महानता जो है वो इस चीज़ में है कि उसने ऐसे समय में जब पब्लिक वेलफेयर को कोई जानता नहीं था, प्रजा के हित को कोई जानता तक नहीं था, किसी राजा के जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें वो बिल्कुल शामिल नहीं हुआ करती थी, उस समय में अशोक ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, पब्लिक वेलफेयर पे, है ना। जो आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं, जैसे इंडिया भी है, जो गरीबों के भले के लिए काम करते हैं, लोएस्ट ऑफ द लोअर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो उनके लिए ऐसे ही उस टाइम अशोक ने काम किया, है ना। गरीबों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया, जो कमजोर थे, असहाय लोग थे, उनके लिए काम किया, पब्लिक वेलफेयर का सिद्धांत लेकर के आया। ओके, ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आया कि जैसे कि मान लीजिए जो उस टाइम के जो अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए भी परीक्षाएं होती थी, उनके चुनने के लिए। तो अशोक को इसीलिए ही नहीं माना जाता महान, बल्कि उसके पीछे एक ठोस वजह है, ठोस रीजन है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपना सिंबल था वो अशोक के पिलर से लिया। ओके, तो कहीं ना कहीं उसकी ठोस वजह है। तो अशोक जो है उनका जो रूल शुरू हुआ था वैसे 273 से मानते हैं, लेकिन प्रॉपर 269 से मानते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भाइयों में आपस में स्ट्रगल हुआ था सत्ता के लिए। ओके, उसके बाद 261 में जो कलिंग वॉर हुआ, उससे उनका जो जीवन था वो दिशा बदली और उन्होंने फिर तलवार को त्याग करके, साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग करके साम्राज्य के जो प्रजा थी उसके हित का जो मार्ग था वो चुना, ऐसा माना जाता है। ओके, 230s के समथिंग में, 234 के आसपास इनकी जो थी मृत्यु हो गई, और फिर इनके बाद दूसरे जो मौर्य जो किंग्स थे वो बने, और 184 BCE तक इनका रूल चलता है। ओके, अशोक के टाइम में ही तृतीय बौद्ध संगीति भी हुई थी। ओके, तृतीय बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी, जो कि एक और इम्पोर्टेंट घटना है इनके समय की। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज समुद्रगुप्त। ओके, तो गुप्त काल, जैसे कि आपकी जो हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, एंशियंट हिस्ट्री की, किंग्स की स्पेशली, तो वो हमारे यहाँ मौर्य काल से मानी जाती है। वैसे ही जो महानतम जो राजवंश माना जाता है और जिस समय की भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने चरम पर थी, ये माना जाता है, खुशहाली अपने चरम पर थी, वो गुप्त काल माना जाता है। ओके, और गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय का काल, इसीलिए आपके सिलेबस में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय शामिल किए गए। ओके, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को शामिल करने की वजह जो है कहीं ना कहीं यही रही होगी, क्योंकि समुद्रगुप्त के बेटे ही चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ओके, तो समुद्रगुप्त इस वंश के, राजवंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 50 साल तक राज किया। ओके, 50 साल तक उन्होंने राज किया और अपराजित रहे पूरी तरह से, अपने पूरे जीवन काल में वो किसी से पराजित नहीं हुए। ओके, गुप्त काल का महत्व इसी से आप लगा सकते हैं कि गुप्त काल में जो साइंटिफिक फील्ड था उसमें बहुत सारी खोजें हुई। उस समय उन्होंने चंद्रमा का जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण जैसी जो
चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कर रखा था, है ना। ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, मैथ के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, म्यूजिक के क्षेत्र में, है ना, और इसी तरह से आर्किटेक्चर के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, बिल्डिंग के क्षेत्र में। जो इंडिया के पहले मंदिर माने जाते हैं, पहले जो मंदिर हैं वो गुप्त काल से मिलना शुरू होते हैं। ओके, पहले हिंदुस्तान के जो पहले मंदिर हैं वो गुप्त काल से मिलना शुरू होते हैं। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि गुप्त काल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो गुप्त काल का महत्व था ये। कामंद की नीति शास्त्र एक बुक है जिसके द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है हमें गुप्त काल के विषय में। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख इनके बारे में हमें बताते हैं, जैसे समुद्रगुप्त का ही एक अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख, उससे भी जानकारी हमें मिलती है, जो अशोक के पिलर पे है बेसिकली। ओके, इसी पे बाद में जहांगीर ने भी अपना लेख लिखवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है इसको, और प्रयाग प्रशस्ति को हरिशेन, जो कि इनके दरबारी कवि माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखवाया गया था। ओके, हरिशेन के द्वारा इसको लिखवाया गया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बताता है कि किस तरह से समुद्रगुप्त ने साउथ के 12 किंग्स को और नॉर्थ के 9 किंग्स को हराया था। ओके, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देता है, और क्योंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज है तो इसलिए बहुत ही प्रमाणित मानी जाती है। ओके, इसके अलावा गुप्त काल का ही महरौली स्तंभ है, एक लोहे का खंबा है जिसपे चंद्र लिखा हुआ है, और ये उस पे आज तक जंग नहीं लगी है। ओके, जो आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार और उसके आसपास का एरिया, उसी को पूरे को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वहीं पे जो है ये स्तंभ भी लगा हुआ है। ओके, इस पे चंद्र लिखा हुआ है, लोहे का है, खुले में है, लेकिन आज तक जंग वगैरह नहीं लगी है, खराब नहीं हुआ अभी तक। ओके, तो इससे आप लगा सकते हैं कि उन्होंने मेटलर्जी के क्षेत्र में कितनी तरक्की की होगी, कितनी प्रगति की होगी, है ना। जो उस समय ऐसा लोहा बना दिया कि आप तक खुले में रखा हुआ है वो सैकड़ों सालों से, और उस पर जंग नहीं लगी। ओके, इनके टाइम में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, कालिदास नामक पोएट हुए, जो कि इंडिया के अब तक के महानतम प्लेराइट भी माने जाते हैं संस्कृत के। ओके, इसके अलावा विशाखदत्त हुए, जो कि बहुत ही महान पोएट माने जाते हैं, और विशाखदत्त की कुछ रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। ओके, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जैसी जो रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। और इसके अलावा वो हमें सीधे सीधे जो गुप्त काल है उसके बारे में जानकारी भी देती हैं। जैसे देवी चंद्रगुप्तम में सीधे सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी है। ओके, उन्हीं के लाइफ पर लिखी गई है। ऐसी मुद्रा राक्षस से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसी तरह से शूद्रक नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने मृच्छकटिकम लिखी, और वो भी इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। ओके, अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो पराक्रमांक इनकी उपाधि थी। इसके साथ ही धरणीबंध, धरणीबंध मतलब धरती को जीतने वाला, जिसने पूरी धरती जीत ली हो। ओके, तो इतनी बड़ा सा, इतना ग्रैंड सा टाइटल इन्होंने लिया था धरणीबंध का। ओके, विंसेंट स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त की कंपेयर जो है वो नेपोलियन से किया है। हालांकि ये एक तरह से मजाक है, एक तरह से इंसल्ट है समुद्रगुप्त जैसे महान किंग की। ओके, लेकिन विंसेंट स्मिथ शायद इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई ढूंढ नहीं पाए होंगे, तो इसीलिए उन्होंने नेपोलियन से उसको कंपेयर किया। नेपोलियन की अगर हम बात करें तो नेपोलियन ने मात्र 16 साल के समथिंग राज किया था फ्रांस पे। ओके, और उसकी अचीवमेंट्स बहुत कम थी उसके मुकाबले में, कई सारे युद्ध भी हारा वो, जबकि समुद्रगुप्त लगभग 50 साल रूल कर रहे थे इन्होंने, और एक भी युद्ध नहीं हारा। पूरी शान से 50 साल राज करने के बाद में तब अपनी नेचुरल डेथ को प्राप्त हुए थे वो। जबकि जो नेपोलियन है, नेपोलियन कैद में मरा था, और कई सारे अपने लाइफ टाइम में भी कई सारे युद्ध हारे थे उसने। ओके, तो इस तरह से नेपोलियन और समुद्रगुप्त की जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं बेईमानी है, इंसल्ट है समुद्रगुप्त की। ओके, और कहीं ना कहीं नेपोलियन की हम कह सकते हैं कि तारीफ है वो। ओके, तो विंसेंट स्मिथ ने फिलहाल ऐसा कहा है। कई बार इस ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये डायलॉग किसने कहा, या ये सेंटेंस जो किसका है, या फिर ये किसके बारे में कहा गया है। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त के ही पुत्र थे, और ये इस वंश के एक और महानतम शासक माने जाते हैं। देखिए, महानतम तो समुद्रगुप्त हैं, लेकिन नंबर 2 के हम चंद्रगुप्त
सेकंड को कह सकते हैं। लगभग इन्होंने भी 375 से 415 लगभग 40 साल राज किया। इतने ही साल समुद्रगुप्त ने राज किया था। 335 से 375 तक, 335 से 375 एडी तक समुद्रगुप्त ने राज किया था। ओके, और समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त हुए, उन्होंने भी लगभग 40 साल राज किया। इनकी जो मुख्य उपाधियां थी वो थी शकारी। शकारी इसलिए कि इन्होंने शकों को हराया था, पश्चिम के जो शक थे उनको हराया था, इसलिए इन्होंने शकारी की उपाधि ली थी। इसके अलावा नागवंश, वाकाटक और कदम्बों से इन्होंने मैरिटल रिलेशंस बनाए थे। नागवंश की कन्या कुबेर नागा से इन्होंने स्वयं शादी की थी। वाकाटक राजवंश में अपनी बेटी की शादी की थी, पुत्री की अपने। और कदम्बों के साथ जो था, इन्होंने अपने बेटे कुमारगुप्त की शादी की थी, उसका विवाह किया था। ओके, तो मैरिटल रिलेशंस बनाना, एस्टेब्लिश करना उस समय एक तरह की डिप्लोमेसी का हिस्सा थे, है ना, जो कूटनीति होती है उसका हिस्सा थे। क्योंकि आसपास के जो अपने शक्तिशाली राजा हैं उनसे आपने रिश्तेदारी बना ली, तो उनसे आपके राज्य को कोई खतरा नहीं होगा। एक तो दूसरी चीज, अगर आप किसी तीसरे राज्य को जीतना चाह रहे हैं तो उनके साथ मिलकर के आसानी से जीत सकते हैं, है ना। तो एक तरह से डिप्लोमेसी का हिस्सा था ये। और गुप्तों ने खूब इसका सहारा लिया है। शकारी इनकी उपाधि थी। नागवंश, वाकाटक और कदम्बों से इन्होंने मैरिटल रिलेशंस बनाए। इसी तरह से इनके जो संधि विग्रह थे वो वीरसेन थे। जैसे कि यहाँ हरिसेन थे समुद्रगुप्त के, वैसे ही वीरसेन जो थे वो चंद्रगुप्त के थे। और इनके समय में एक यात्री आया चाइना से जिसका नाम था फायान। ओके, फायान एक चीनी यात्री था जो कि बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी करने के लिए, जानकारी के लिए यहाँ आया और लगभग 16 साल लगभग यहाँ रहा था। 399 के समथिंग में वो आया था और लगभग 415 तक, यानी चंद्रगुप्त की डेथ तक ही लगभग यहाँ रहा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इतने लंबे समय तक यहाँ रहा और गुप्तों के शासन की उसने बहुत अच्छे से तारीफ भी की है। बहुत अच्छे से ये कहा है कि यहाँ के जो राजा हैं बहुत अच्छी तरह से शासन चलाते हैं। खूब तारीफ की है, राज्य का खूब वर्णन किया है, समाज का। ओके, लेकिन उसने किसी रूलर का नाम नहीं दिया। ओके, और इसकी बुक का नाम है फो क्यूकी। ओके, फायान की बुक का। अगर हम, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, निर्माण कला की बात करें तो मंदिर स्पेशली इनके टाइम से मिलना शुरू होते हैं। और ऐसा ही एक फेमस मंदिर है देवगढ़ झांसी का मंदिर। ओके, देवगढ़ झांसी का जो मंदिर है दशावतार मंदिर कहा जाता है। ये ईंटों से बना हुआ है और बहुत ही फेमस मंदिर है। शुरुआती मंदिर जैसे मैंने कहा वैसा है ये इंडिया का। ऐसे ही आपको भीतरगांव में मिल जाता है, कानपुर में एक मंदिर जो कि शिव और विष्णु भगवान का है। इसी तरह से भूमरा और नचना कुठार के मंदिर हैं। भूमरा का मंदिर भी शिव मंदिर है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये। ऐसे ही नचना कुठार जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और ये भी शिव, पार्वती और विष्णु का मंदिर है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था इस समय में बहुत ही तरक्की हुई थी। ओके, और ये देखिए वैसे तो बहुत लंबा समय है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे मैंने कहा 40 साल राज किया और एक से एक महान राजा थे। तो अगर वैसे तो इनकी हिस्ट्री पढ़ने चलेंगे आप तो कई दिन लग सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से ज़रूरी हैं। ओके, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है। विज्ञान व तकनीक में बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। जैसे मैंने बताया था आपको, आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण के बारे में बता दिया था। वराहमिहिर एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त और धनवंतरी जैसे विद्वान थे। धनवंतरी एक बहुत ही फेमस चिकित्सक थे। ओके, कई बार मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि वराहमिहिर क्या थे, भास्कर प्रथम, धनवंतरी क्या थे। ओके, तो ऐसे में आपको इनके विषय में पता होना चाहिए कि कौन किस फील्ड का था। ओके, धनवंतरी एक चिकित्सक थे और वराहमिहिर एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। ओके, ऐसे ही भास्कर प्रथम। ओके, इनके समय में जो और कुछ मुख्य मुख्य रचनाएं लिखी गई वो थी आपकी पंचतंत्र की कहानियां। वो इन्हीं के समय में लिखी हुई मानी जाती हैं और माना जाता है कि विष्णु शर्मा जो थे उन्होंने ये पंचतंत्र लिखी। इसके अलावा वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा इन्हीं के समय में। ओके, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी इन्हीं के समय में। इंडिया आने वाले कुछ जो प्रमुख यात्री हैं उनके बारे में देख लीजिए, क्योंकि बार बार आएंगे तो
फिर हैं भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार क्रोनोलॉजी के बारे में पूछ लिया जाता है, मतलब क्रम उनका क्या था इसी बारे में पूछ लिया जाता है, और कई बार इसके अलावा भी उनके विषय में हट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो देखिए मेगास्थनीज सबसे पहला रिकॉर्डेड यात्री माना जाता है इंडिया आने वाला, और ये जैसे कि हमने बताया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत आया था। ओके, और इसने इंडिका बुक लिखी। ऐसे ही फायान जो है वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, के समय में आए थे, सॉरी। ओके, फायान, और इन्होंने फो क्यू की नाम की बुक लिखी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस समय के इंडिया के बारे में जानने के लिए। ऐसे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आते हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और इनकी बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के विषय में जानने के लिए हर्षवर्धन के समय में। ऐसे ही इनके कुछ समय बाद इत्सिंग आए। ओके, मैंने क्रोनोलॉजिकली ही लिखा है, मतलब कौन कब आया इसी तरह से लिख रखा है, क्रम में लिख रखा है। तो ह्वेनसांग आए, ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आए, और इत्सिंग के बाद फिर अलबरूनी आते हैं। ओके, ये ह्वेनसांग हो या इत्सिंग हो लंबे समय तक भारत में रहे। ऐसे अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, कई सारी भाषाएं उस समय की जो सेंट्रल एशिया की जितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी इनको सारी आती थी, अरबी आती थी। ओके, और जब ये इंडिया आए तो इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए इन्होंने संस्कृत सीखी। ओके, संस्कृत सीख करके फिर इन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, और ये पुराणों का अध्ययन करने वाले या भारत के विषय में मतलब इंडियन लिटरेचर पढ़ने वाले पहले मुस्लिम विद्वान थे, व्यक्ति थे। ओके, इनके बाद इब्न बतूता आए। इब्न बतूता एक महान यात्री माने जाते हैं। ओके, इब्न बतूता एक महान यात्री माने जाते हैं जिनकी किताब का नाम था रेहला। ओके, और ये मोरक्को एक देश है, नॉर्थ वेस्टर्न जो अफ्रीका है, स्पेन के जस्ट नीचे लगभग, तो वहाँ के ये रहने वाले थे, और वहाँ से ये इंडिया होकर के इधर इंडोनेशिया वगैरह होकर के चाइना जाते हैं, चाइना से फिर सेंट्रल एशिया होकर के और फिर वापस अपने देश जाते हैं। उस समय में इन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की थी, है ना, तो एक तरह से यात्रियों के या घुमक्कड़ों के सरदार माने जाते हैं। ओके, गाना भी सुना होगा आपने, इब्न बतूता पैर में जूता पहने तो करता है चर। ओके, तो वो ये वही वाले इब्न बतूता हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे अलबरूनी है, अलबरूनी जो थे विद्वान थे और साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, और इन्होंने भी एक बुक लिखी जो इंडिया के विषय में उस समय के जानने के लिए हिस्ट्री में स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। हॉकिंस फिर आते हैं जहांगीर के टाइम में। ओके, ये जहांगीर के टाइम में आते हैं, सॉरी इब्न बतूता का हमने नहीं बताया। इब्न बतूता जो थे मोहम्मद तुगलक के समय में आए, और मोहम्मद तुगलक ने इनको काजी भी नियुक्त किया था दिल्ली का। ओके, तो और उसके बाद में उन्होंने चाइना भेजा था फिर अपना दूत बना करके। ओके, हॉकिंस आए जहांगीर के समय में, और इन्होंने कोशिश की, जेम्स फर्स्ट जो राजा थे वहाँ के इंग्लैंड के उस टाइम, तो उनका लेटर लेकर के आए थे ये, और उनके नाम, और नाम से तो वैसे अकबर के था क्योंकि जब ये वहाँ से चले थे तो अकबर बादशाह हुआ करते थे यहाँ, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे तब तक बादशाह चेंज हो चुका था और जहांगीर बन चुका था। ओके, तो ये इंग्लिश लोग जो थे उनके लिए फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया से व्यापार करना, उसके परमिट के उद्देश्य से आए थे, लेकिन ये कोई खास कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद में फिर टॉमस रो आए, और टॉमस रो को सफलता आखिरकार मिली, उनको परमिट मिला। ओके, भारत में व्यापार करने का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यात्री थे जिनके विषय में अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। गुप्तों के बाद कोई अगर ऐसी शक्ति थी जिसने उत्तर भारत को कुछ समय के लिए स्थायित्व प्रदान किया, एक रखा, तो वो था हर्ष। ओके, हर्ष अंतिम ऐसा सम्राट था जिसने उत्तर भारत को एक रखा और कहीं ना कहीं जो विदेशी शक्तियां थीं उनसे बचाए रखा। ओके, तो आज हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं अब। और हर्ष जो था, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। वैसे तो थानेश्वर वर्तमान के हरियाणा में दिल्ली से नॉर्थ की तरफ लगभग 200 किलोमीटर के आसपास एक सिटी था, और वहाँ पे ये राज करते थे हर्ष। इन्होंने अपनी बहन का जो विवाह किया था वो राजश्री बहन का नाम था, और कन्नौज के मौखरी वंश में उनका विवाह किया था। लेकिन उन पर कुछ अपोजिट लोग, बंगाल और
मालवा के लोग मिलकर के हमला कर देते हैं, जिसमें कि कन्नौज की हार होती है, और इसके साथ ही राजश्री को भी वो लोग अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं। जब हर्ष को इस बात का पता चलता है तो वो उन पे हमला कर देते हैं और अपनी बहन को छुड़ा लेते हैं। ओके, तो ये मौखरी वंश से अब कन्नौज जो था वो उनके हाथ में आ जाता है ना, अपने संरक्षण में कन्नौज ले लेते हैं और अपनी राजधानी, नई राजधानी जो है उन्होंने कन्नौज को ही अब बना लिया। ओके, और कन्नौज यहाँ से लगभग अगले 600 वर्ष तक सत्ता का केंद्र रहता है। ओके, इससे पहले लगभग 1000 साल तक पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र रहा। जब से उदयन जो कि हर्यक वंश का था, उसने जब से कैपिटल बनाया था पाटलिपुत्र को, तब से 550 ईस्वी तक, जब तक कि गुप्त रहे, तब तक लगभग सेंटर में रहा पाटलिपुत्र। ओके, लगभग 1000 साल का लंबा टाइम है। उसके बाद जो देश की राजनीति का केंद्र बना वो कन्नौज बना, और ये अगले लगभग 600 वर्ष तक सेंटर में रहता है। जब तक कि मुस्लिम आकर के दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर देते, तब तक यही पूरे उत्तर भारत का एक तरह से हब रहा, शक्ति का केंद्र रहा। ओके, इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है जो कि 1200 से लगभग वर्तमान समय तक है। थोड़े से टाइम के लिए बीच में सत्ता के केंद्र बदलते रहते हैं, लेकिन मोस्टली दिल्ली का इम्पोर्टेंस बना रहा। ओके, तो इस तरह से 480 BC से 550 तक पाटलिपुत्र रहा, उसके बाद आगे 600 वर्ष तक कन्नौज, और उसके बाद दिल्ली। ओके, अगर हम हर्ष की बात करें तो इनसे जुड़ी मेन चीज़ यही है कि 641 AD में इन्होंने चीन को एक दूतमंडल भेजा था, और वहाँ उस समय ताओ नाम के महाराज राज करते थे, और उन्होंने भी प्रत्युत्तर में फिर इनके लिए एक कॉन्वॉय भेजा था, जो कि 647 में इसकी हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पहुँचा। ये माना जाता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद ही ये जो राजदूत था चीन का वो वहाँ पहुँचा। ओके, हर्ष के मृत्यु के बाद फिर नॉर्थ इंडिया में संघर्ष शुरू हो जाता है, और त्रिकोणीय संघर्ष होता है। ओके, त्रिकोणीय संघर्ष होता है पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में। किसके लिए? वही जो सत्ता का केंद्र था, कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। ओके, कन्नौज पे कब्जा करने के लिए जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, उसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइपार्टाइट या त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन से वंशों ने प्रतिभाग किया। तो वे पाल थे जो कि नेपाल से थे, बंगाल से थे। गुर्जर प्रतिहार थे, ओके, जो कि दिल्ली के आसपास रूल कर रहे थे उस समय, और राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण की पावर थे। ओके, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि राष्ट्रकूट ऐसी पहली शक्ति हैं, ऐसी पहली शक्ति रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में, जिन्होंने साउथ इंडिया से आकर के नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में दखल दिया। ओके, वहाँ हस्तक्षेप किया या अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। ओके, तो राष्ट्रकूट ऐसी पहली शक्ति थे। दूसरी शक्ति ऐसी जो कि साउथ से आकर के नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में ना सिर्फ दखलंदाजी की बल्कि लंबे समय तक डोमिनेट किया उसको। ओके, ऐसी शक्ति थे दूसरी मराठे। ओके, जिनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हुआ, और इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने की थी। वत्सराज ने जब हमला किया था और इंद्रायुध का पक्ष लिया था और चक्रायुध को हटाया था। ओके, तो वत्सराज ने इसकी शुरुआत की थी, गुर्जर प्रतिहार जो वंश को बिलोंग करते थे ये। और उसके बाद फिर इसमें पाल भी शामिल हुए। पालों ने यानी धर्मपाल ने चक्रायुध का साथ दिया, और राष्ट्रकूट बीच में आकर के वो भी फिर पालों को करते हैं। ओके, पहले गुर्जर प्रतिहार हावी हो जाते हैं, पाल आते हैं, पाल उनसे लड़ते हैं, पालों को भी वो हरा देते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट आकर के उनको हरा देते हैं, ध्रुव और कृष्णा। ओके, तो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था। यही जो शक्ति का केंद्र था नॉर्थ इंडिया में, कन्नौज, उस पर कब्जा करने के लिए ये किया गया। ओके, अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो मिहिर भोज जो थे आखिर में कामयाब रहे, और ये त्रिकोणीय संघर्ष में जो जीत हुई वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की हुई। ओके, और इनके राजा मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम राजपूत काल। राजपूत काल के बारे में जो सबसे ऑथेंटिक अगर हमें कोई विद्वान मिलता है, जो बहुत सारी ऐसी अनछुए से पहलुओं को जिसने कि
टच किया, वो पहलू हमारे सामने लेकर के आए राजपूत हिस्ट्री के, वो थे आपके कर्नल जेम्स टॉड। ओके, कर्नल जेम्स टॉड ने इन्होंने स्टडी किया और इनकी एक बुक थी एनल्स एंड एंटिकिटीज़ ऑफ राजस्थान ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ओके, ये इनकी बुक का नाम था। और जो इनकी खासियत है, जो स्पेशलिटी है इनकी स्टडी की, वो ये है कि इन्होंने राजपूतों की हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए जो लोकल के जो फोक सॉन्ग्स एट्सेट्रा होते हैं, जैसे आला वगैरह भी गाई जाती है इधर, तो वो, और जो दूसरी फोक टेल्स हों, फोक स्टोरीज़ हों, ऐसे फोक सॉन्ग हों, वो सबको इन्होंने शामिल किया, उनसे भी तथ्य जुटाए। ओके, और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने राजपूतों की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ओके, तो एक बहुत ही, जब जब आप राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे तो जेम्स टॉड का नाम ज़रूर सुनने में आएगा। ओके, कर्नल जेम्स टॉड। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें पहला ऐसा इम्पोर्टेंट राजपूत काल का अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वंश उभर करके आता है वो गुर्जर प्रतिहार वंश है। ये गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में रहते थे, वहाँ के निवासी थे मूलतः। और ये माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनके ये वंशज रहे हैं। ओके, और इनके जो महानतम दो राजा हुए हैं वो नागभट्ट और वत्सराज। ओके, नागभट्ट और वत्सराज दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनके राजा रहे। अगले अगर हम वंश की बात करें तो कन्नौज के गहड़वाल आते हैं। कन्नौज के गहड़वाल, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और एक समय ऐसा था जब इन्होंने पूरे यूपी के अलावा बिहार का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा, स्पेशली जो वेस्टर्न हिस्सा है बिहार का, वो भी कब्जा रखा था। इसके साथ ही साथ मालवा तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। ओके, चंद्रदेव इस वंश के संस्थापक थे और गोविंद चंद्र जो थे वो महानतम राजा थे। गोविंद चंद्र के समय में ही कन्नौज के गढ़वालों का जो राजकाज था वो पश्चिमी बिहार, मालवा और पूरे उत्तर प्रदेश में फैला था। ओके, तो गोविंद चंद्र इसके महानतम राजा थे। इन्हीं वंश को, इन्हीं राजवंश के जो आपके राजा रहे हैं उनको काशी नरेश भी कहा जाता है, बिकॉज काशी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर टेरिटरी। ओके, तो इसीलिए इनको काशी नरेश भी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट राजवंश है वो है दिल्ली व अजमेर के चौहान। ओके, बेसिकली क्या था कि जो आपकी वर्तमान की अजमेर है, ओके, उसके पास में एक सांभर झील पड़ती है। सांभर झील और उसके आसपास के जो लोग हैं शाकंभरी के, तो वहीं के मूलतः ये चाहमान। और वैसे इनका चाहमान नाम था, लेकिन समय के साथ वो बदलते बदलते चौहान हो गया। ओके, इसीलिए इनको शाकंभरी के चाहमान कहा जाता है, क्योंकि इनका मूल प्लेस वही था। ओके, तो चाहमान से ही बदलते बदलते वो चौहान हो गया। इसी राजवंश के एक राजा थे अजयपाल। अजयपाल ने अपने नाम के पीछे ही, अपने नाम के आधार पे ही एक नया शहर बसाया जिसको कि अजय मेरू कहा गया। ओके, उनके नाम के ही संबंध में अजयपाल से जोड़ करके ही उन्होंने नाम रखा था अजय मेरू। ओके, लेकिन समय के साथ बदलते बदलते ये भी अजमेर हो गया। आज हम इसको अजमेर के नाम से जानते हैं, जिसका ओरिजिनल नेम अजय मेरू था। ओके, इस वंश का अगर हम कहें सबसे महानतम राजा, तो सबसे महानतम राजा पृथ्वीराज थर्ड थे, जिन्होंने दिल्ली के आसपास एक बड़े साम्राज्य पर राज किया था तुर्कों के आने से ठीक पहले तक। ओके, इन्होंने ही 1191 के तराइन युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी हार हुई थी। इनका एक और उपनाम मिलता है, दैट इज़ राय पिथौरा। ओके, इन्हीं को राय पिथौरा भी कहा जाता है। तराइन करनाल व थानेश्वर के बीच स्थित है। तराइन जो है वर्तमान, अगर हम भारत की बात करें तो उसके हरियाणा में दिल्ली से कोई 100 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है, और करनाल और थानेश्वर के बीच में पड़ता है तराइन। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट राजवंश है राजपूतों का जो इम्पोर्टेंट है वो है बुंदेलखंड या जैजाक भुक्ति के चंदेल। ओके, बुंदेलखंड या जैजक भुक्ति के चंदेल जो हैं, ये माना जाता है कि पहले ये प्रतिहारों के ही सामंत थे, प्रतिहारों के अंडर में ये राज कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। और इनकी राजधानी थी खजुराहो। इन्होंने वहाँ ढेर सारे मंदिर बनवाए और अपने आर्किटेक्चर के लिए स्पेशली ये जाने जाते हैं। ओके, इनका महानतम राजा धंग था। ओके,
धंग, जिसके राजकाज के समय इनकी जो शक्ति थी वो अपने पीक पे थी। मंदिर निर्माण में इनका विशेष योगदान है। ओके, नेक्स्ट राजवंश मालवा के परमार। मालवा के परमार भी एक इम्पोर्टेंट राजवंश था। अगर हम राजपूत डायनेस्टी की बात करें, राजपूत राजाओं की बात करें तो ओके, इनकी राजधानी उज्जैन थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को धारा बनाया और इस वंश के महानतम राजा भोज थे। देखिए वो अभी पीछे मेहर भोज का नाम आया था, वो भोज अलग थे, ये भोज अलग हैं। ओके, जिनके नाम पे राजा भोज करके जो कहानियाँ हैं, राजा भोज गंगूतेली जैसी जो उपमा दी जाती है, वो इन्हीं भोज के बारे में दी जाती है। ओके, तो ये मालवा के परमार राजवंश से जुड़े हुए थे। मालवा के परमार जिनकी राजधानी पहले उज्जैन थी, बाद में इन्होंने धारा को राजधानी बनाया, और भोज इनके महानतम राजा थे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वॉज गुजरात की अनिलवाड़। गुजरात या अनिलवाड़ के जो चालुक्य या सोलंकी राजवंश थे वो। ओके, तो ये गुजरात से जुड़े हुए थे, और इनके जो एक मूल संस्थापक थे, इनके जो संस्थापक हैं वो मूलराज फर्स्ट थे, और इन्होंने दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो बनवाए, जो कि आबू में बने हुए हैं। ओके, राजस्थान में आबू में जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो इन्होंने ही बनवाए थे। 1025 की जब लूट हुई तो भीम फर्स्ट यहाँ का शासक था, जबकि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, और इन्हीं राजवंश के मूलराज सेकंड नाम के एक राजा थे, उन्होंने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। ओके, मोहम्मद गौरी की भारतीय धरती पे ये पहली हार थी 1178 में। और इस समय राजा कौन थे? मूलराज, जिनकी एज ऐसी कोई 3-4 साल थी। इसका मतलब ये था कि मूलराज सिर्फ नाम के राजा थे, जो असल नेतृत्व था वो असल में उनकी माँ कर रही थी, जिनका नाम नायिका देवी था। ओके, तो नायिका देवी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि नायिका देवी के नेतृत्व में गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजवंश ने मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हराया। मोहम्मद गौरी 2 ही युद्ध हारा भारतीय धरती पे, एक तो ये 1178 का, और दूसरा तराइन का फर्स्ट बैटल, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने हराया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बंगाल के जो खासतौर से पाल वंश रहे हैं। ओके, पहले शशांक भी यहाँ के महानतम राजाओं में से एक रहे, उसके बाद गोपाल के टाइम में पाल वंश की नींव रखी गई, पाल वंश की स्थापना की गई गोपाल के द्वारा। ओके, और कहा जाता है कि इसके साथ ही बंगाल के लोगों को मत्स्य न्याय से मुक्ति मिल गई। व्हाट इज़ मत्स्य न्याय? ओके, मत्स्य न्याय कुछ और नहीं है, कोई भी ऐसी किसी समाज या किसी भी जगह की अगर ऐसी ट्रेडिशन होती है कि वहाँ जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को दबा लेते हैं, खा जाते हैं उन्हें, तो वही मत्स्य न्याय कहा जाता है। ओके, मत्स्य न्याय का जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है कि बड़ी मछली है जिस तरह से छोटी मछली को खा जाती है, तो ऐसा ही अगर कहीं होता है, जो शक्तिशाली है वो अगर गरीबों को पे जुल्म ढा रहा है, उन पे हावी है, देन इट इज़ कॉल्ड मत्स्य न्याय। ओके, धर्मपाल इनके एक महान राजा हुए। धर्मपाल को सोड्डल नाम के कवि ने उत्तरापद स्वामी कहा है। ओके, सोड्डल नाम के कवि थे, उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा है। इसके अलावा धर्मपाल का नाम 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट विहार या यूनिवर्सिटी बनाने के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंड दोज वर विक्रमशिला एंड सोमापुरी। ओके, विक्रमशिला और सोमापुरी जो विहार थे उनकी स्थापना जो थी वो धर्मपाल ने की थी। ओके, और सुलेमान एक जो कि अरबी यात्री था, वो इनके टाइम में ही धर्मपाल के टाइम में ही यहाँ आया। ओके, उसने यात्रा की थी बंगाल की, सुलेमान ने, उसने इसके बारे में काफ़ी लिखा भी है। ओके, ऐसे ही बाद में यहाँ पे सेन वंश आया। सेन वंश जो कि इस बंगाल का एक अंतिम, हम कह सकते हैं अंतिम इम्पॉर्टेंट हिंदू राजवंश था। ओके, सेन राजवंश, इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी, और इसका जो लास्ट रूलर था वो लक्ष्मण सेन था। ये लक्ष्मण सेन वही है जो कि जब अटैक किया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो एक छोटी सी सेना के आने पे ही अपनी राजधानी को छोड़ करके भाग गया था ये। ओके, अपना सारा राजपाट छोड़ करके ये भाग गया था लक्ष्मण सेन। ओके, और इनकी राजधानी नदिया थी। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द राजपूत हिस्ट्री। See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning, and keep growing.